बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सॉलिड मटेरियल्स को कि कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, हमने सिंपली उनको डिस्टिंग्विश किया था। लेकिन आज हम देखेंगे कि इनको एनर्जी बैंड थ्योरी से कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। कि एक्चुअली क्वेश्चन ये रेज हुआ था कि देखिए कंडक्टर है तो कंडक्टर में से करंट ईजिली पास कर जाता है, तो उसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो बहुत मिनिमम होती है, वो बहुत लो होती है, तो उसकी कंडक्टिविटी हाई होती है। अगर बात करें इंसुलेटर की तो इंसुलेटर जो है उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। तो ये क्यों ऐसा होता है कि कंडक्टर की रेजिस्टिविटी लो है, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी हाई है? तो इसको फिर एनर्जी बैंड थ्योरी ने आके एक्सप्लेन किया था। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो अगर देखें तो आज हमारा क्वेश्चन है कि हमने क्योंकि डिस्टिंग्विश करेंगे कि हमारे पास कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स, इनको एनर्जी बैंड थ्योरी से। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सॉलिड्स क्या होते हैं। अब देखें तो सॉलिड्स को अगर कैटेगराइज करें उनकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज की रिस्पेक्ट से तो उसकी थ्री टाइप्स होती हैं। पहली को हम कहते हैं कंडक्टर कहते हैं, सेकंड को हम आपको ऑलरेडी पता है इंसुलेटर कहते हैं, और इस तरह थर्ड को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ये एक जनरल से व्यू आपको दोबारा मैं कुछ रिपीट करवा रहा हूँ कि हमारे पास जो कंडक्टर मटेरियल्स जो होते हैं, वो जितनी मेटल्स होती हैं वो सारी की सारी हमारे पास कंडक्टर्स होती हैं। जिस तरह आप देख लें कि कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, इसी तरह इम्प्योर वाटर है। तो ये जितनी भी हमारी मेटल्स हैं, ये देख लें, ये सारी की सारी हमारी क्या कहलाती होती हैं? कंडक्टर्स कहलाती हैं। इस तरह यहाँ पे इंसुलेटर के बारे में भी एक शॉर्ट सा आपको बताया गया है कि इंसुलेटर मटेरियल हमारे पास क्या होते हैं। लास्ट टाइम भी हमने कुछ मटेरियल्स देखे थे। तो कॉटन है, रबड़ है, प्लास्टिक है, वुड है। और वुड जो है ये ड्राई वुड है, वेट वुड नहीं है। ड्राई वुड जो होगी ये हमारे पास इंसुलेटर होगी। इस तरह पेपर है, ग्लास है, एयर है, लेदर है, प्योर वाटर है। तो ये जो हमारे मटेरियल्स हैं ये हमारे कौन से कहलाते हैं? इंसुलेटर हो गया, वो हमारे पास कंडक्टर हो गया। तो लें जी, अब हम मूव करते हैं। अब हम नेक्स्ट हम अपना प्रॉपर आर्टिकल स्टार्ट करते हैं कि हमने कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर को हमने डिफ्रेंशिएट या डिस्कस करना है, इनको डिस्टिंग्विश करना है, और किस थ्योरी को यूज करते हुए? एनर्जी बैंड थ्योरी को। लेकिन मैं सबसे पहले आपको इसके एक थीम बताता है। चलूंगा इस टॉपिक का, किस टॉपिक को हम किस तरह से कंटिन्यू करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि बैंड्स होते क्या हैं, ये बैंड्स बनते कैसे हैं, एनर्जी बैंड्स हैं क्या, बैंड्स की फॉर्मेशन क्या है। यानी सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारा फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स होगा। फिर सेकंड हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बैंड्स को कि बैंड्स की टाइप्स कितनी है, ये सेकंड स्टेप होगा। और फिर थर्ड स्टेप जो होगा फिर हम मूव कर जाएंगे कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर को एनर्जी बैंड थ्योरी से हम किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक जो है ये तीन स्टेप्स में कंप्लीट होगा। पहले में फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स, सेकंड स्टेप में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ बैंड्स, और थर्ड स्टेप में हम डिस्टिंग्विश करेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर को विद रिस्पेक्ट ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड कि एनर्जी बैंड्स बनते कैसे हैं। तो देखें, कंडक्टर की बात अगर करें तो कंडक्टर में याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, लेकिन वो उनकी जो डायरेक्शन होती है वो रैंडम होती है। मतलब हर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी मर्जी से किसी डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, वो बाउंड नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जितने भी होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं वो सारे के सारे कॉन्टिन्यूस एनर्जी पोजेस कर रहे होते हैं। मतलब डिस्क्रीट एनर्जी उनके पास नहीं होती, उनकी मर्जी है कोई कि इलेक्ट्रॉन की कॉन्टिन्यूस एनर्जी कोई भी हो सकती है। मतलब कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ये मीनिंग होते हैं। और डिस्क्रीट के मीनिंग होते हैं फिक्स्ड एनर्जी, यानी 1, 2, 3, 4, इस तरह बीच वाले स्टेप्स नहीं होते ये 1.1, 1.2। तो कंडक्टर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं और फ्रीली होते हैं, वो बाउंड नहीं होते। और जो एनर्जी पोजेस करते होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो कॉन्टिन्यूस एनर्जी पोजेस करते हैं। लेकिन अगर अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में क्या होता है कि इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सारे के सारे बाउंड होते हैं। इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं किन एटम में? उसे हम कहते हैं आइसोलेटेड एटम। आपके सामने ये नजर आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड इन एन आइसोलेटेड एटम, यानी वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, वो बाउंड किए गए हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि आइसोलेटेड एटम क्या है। आइसोलेटेड के मीनिंग आपको ऑलरेडी, जिस तरह आइसोलेट करना, अलग करना, अलहदा करना, तो वो एटम जो अदर एटम के साथ इंटरेक्ट ना कर सके, यानी जिस एटम का अदर एटम के साथ इंटरेक्शन ना हो, तो उसे हम नाम क्या दे रहे होते हैं? आइसोलेटेड एटम का। अब याद रखें आइसोलेटेड एटम की जो एनर्जी होती है वो हमेशा डिस्क्रीट होती है। आइसोलेटेड एटम में यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज होती है, वो डिस्क्रीट होती है। डिस्क्रीट के मीनिंग फिक्स्ड या क्वांटाइज, क्वांटाइज के मीनिंग भी यही होता है, फिक्स्ड वैल्यू रखना। तो हमने देखा कि जो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो कंटिन्यूस एनर्जी रखते हैं, लेकिन जो इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चूंकि बाउंड हैं, और बाउंड होने की वजह से इनकी जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज होती है, वो डिस्क्रीट होती है। क्लियर? और ये जो इनकी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन की अमाउंट ऑफ एनर्जी,
आइसोलेटेड एटम या इंसुलेटर के केस में जो इनकी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, इसी को हम क्या नाम दे रहे होते हैं, एनर्जी लेवल्स ऑफ द एटम का नाम देते होते हैं। क्लियर। और ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, इनको एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उस हॉरिजॉन्टल लाइन की एक सीरीज सी होती है, उससे इनको शो किया जाता होता है। अच्छा, इसी तरह आप दो आइसोलेटेड एटम जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, पहले तो हम बात कर रहे थे एक सिंगल आइसोलेटेड एटम की, अब हम देखते हैं, ये माइंड में रखिएगा, हम मूव कर रहे हैं कि बैंड्स बनते कैसे हैं, हम पहले स्टेप पे काम कर रहे हैं। तो अब अगर दो आइसोलेटेड एटम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, इंटरेक्ट क्यों करते हैं, एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से। दो एटम्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे एनर्जी लेवल्स वहां पे पहले फॉर्म हुए थे, वो एनर्जी लेवल्स क्या हो जाते हैं, वो स्प्लिट हो जाते हैं अपने सब लेवल्स में। क्लियर। उनकी स्प्लिटिंग होना शुरू हो जाती है। वो जो मैंने बात की ना कि हॉरिजॉन्टल सीरीज लाइन होती है, वो एक हॉरिजॉन्टल सीरीज लाइन स्प्लिट हो जाती है, अपनी फर्दर उसकी और लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं, जिन्हें हम सब लेवल्स कहते होते हैं या एनर्जी स्टेट्स का नाम देते होते हैं, जिनमें से एक हायर स्टेट होती है, एक लोअर स्टेट होती है। तो ये जो फिर क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी स्टेट्स होती हैं या क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लाइंस जो होती हैं, इन्हें हम एनर्जी बैंड्स कहते हैं। तो यहाँ पर आकर आपको पता चला कि बैंड्स बनते कैसे हैं। मैं फिर एक दफा रिपीट कर रहा हूँ कि आइसोलेटेड एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे बाउंड होते हैं, उनकी एनर्जी जो होती है वो क्वांटाइज होती है, उनकी जो एनर्जी जो होती है उन्हीं को हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं। और जब दो आइसोलेटेड एटम एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि वो जो एनर्जी लाइंस थी वो स्प्लिट हो जाती हैं अपने फर्दर सब लेवल्स में। तो क्लियर। तो ये जो क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लाइंस होती हैं, एनर्जी स्टेट्स होती हैं, इनको हम नाम क्या दे रहे होते हैं, एनर्जी बैंड्स का नाम दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखें, आपको एक फिगर में शो करवाया गया कि एक एनर्जी, ये जो एनर्जी स्टेट्स दिखाई गई हैं, ये एक एनर्जी स्टेट है, ये एक एनर्जी स्टेट है। तो हर एनर्जी स्टेट जो है वो आगे स्प्लिट हुई है अपने फर्दर सब एनर्जी लेवल्स में। तो देखें, एक लोअर स्टेट है, एक हायर स्टेट है, ये भी एक लोअर है, ये एक भी एक हायर हो गई। क्लियर। अच्छा, अब क्रिस्टल में क्या होता है, क्रिस्टल में बहुत सारे एटम्स होते हैं, कोई एक एटम नहीं होता। वो बहुत सारे एटम जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वहां पर भी क्या होता है कि हर एनर्जी लेवल जो होगा उसकी स्प्लिटिंग होना शुरू हो जाएगी। जब हर एनर्जी लेवल स्प्लिट होता है अपने फर्दर सब लेवल्स में, तो यहाँ पर एक फिगर में आपको ये दिखाया गया है। देखिए कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एक एटम है, ये एक एटम है, इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। क्लियर। जब इनको एक दूसरे से करीब लाया जाता है, ये देखिए, जब एक दूसरे को इनके करीब लाया गया तो क्या हुआ कि हर लाइन जो थी वो स्प्लिट हो गई अपने ये देखिए उसकी दो लाइंस बनना शुरू हो गई। इसी तरह जब बहुत सारे एटम इंटरेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हर एनर्जी लेवल या एनर्जी लाइन जो उसकी स्प्लिटिंग होना शुरू हो गई है अपने फर्दर सब लेवल्स में। तो इन्हीं को हम नाम क्या दे रहे होते हैं, ये जो ग्रुप बन गया है, ये जो ग्रुप ऑफ लाइंस, ये ग्रुप ऑफ सब लेवल्स, इन्हीं को हम नाम क्या दे रहे होते हैं, एनर्जी बैंड्स का नाम दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर बड़ा क्लियर आपको एक शो करवा दिया गया, हमने बता दिया है कि जब एटम क्लोज होते हैं, जितने ज्यादा एटम क्लोज होते जाएंगे स्प्लिटिंग उतनी ही ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक डेफिनेशन हमने बता दी है कि अ ग्रुप ऑफ सच एनर्जी सब लेवल्स, यानी ये जो एनर्जी लेवल्स हैं इनका जो ग्रुप सा बन गया है, इसी को हम नाम क्या दे रहे हैं, एनर्जी बैंड्स का नाम देते होते हैं। क्लियर। अच्छा, अब एक बात माइंड में रखिएगा कि जितने भी नंबर ऑफ एनर्जी सब लेवल्स होते हैं एक बैंड में, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये एक बैंड बन गया, अब इसमें जितने भी नंबर ऑफ एनर्जी सब लेवल्स हैं वो इक्वल होते हैं हमेशा उस क्रिस्टल में जितने एटम्स होते हैं। क्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे सेकंड स्टेप पे। पहले स्टेप में हमने बात की कि बैंड्स बनते कैसे हैं, सेकंड स्टेप में अब हम बात करेंगे कि बैंड्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो याद रखें, बैंड्स की टाइप में सबसे पहली जो आ रही है वो फॉरबिडन एनर्जी बैंड है। फॉरबिडन एनर्जी बैंड, फॉरबिडन एनर्जी बैंड क्या है, ये देखें, हमने बात की कि एनर्जी बैंड को सेपरेट किया गया है गैप्स के थ्रू। लास्ट पिक्चर में भी अगर आप देखें तो एक एनर्जी बैंड बनता है, फिर दूसरा एनर्जी बैंड बनता है, मतलब वो बंडल ऑफ लाइंस या ग्रुप ऑफ लाइंस एक बनी, फिर दूसरी ग्रुप ऑफ लाइंस, तो उनके बिटवीन एक गैप सा होता है। क्लियर। और वो जो गैप होता है वहां पर याद रखें, वहां पर कोई एनर्जी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, वहां पर कोई एनर्जी लेवल नहीं होता है। इसी वजह से हम इसको नाम क्या दे रहे होते हैं, फॉरबिडन एनर्जी बैंड का। इलेक्ट्रॉन एक बैंड से जब दूसरे बैंड में जंप करता होता है तो वो इसी फॉरबिडन एनर्जी बैंड के थ्रू होता है। मतलब फॉरबिडन एनर्जी बैंड में क्या होता है कि फॉरबिडन एनर्जी बैंड में, सॉरी, मैंने पहले एक बात की कि यहाँ पर एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती, एनर्जी नहीं बल्कि एनर्जी लेवल नहीं वहां पे होता, एनर्जी एग्जिस्ट कर रही होती है। तो जितनी फॉरबिडन एनर्जी बैंड की जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, अगर उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर ले अपने पास, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो उस फॉरबिडन एनर्जी बैंड को आसानी से जंप करके एक बैंड से दूसरे बैंड में मूव कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी उस फॉरबिडन एनर्जी बैंड जितनी नहीं है, उस गैप जितनी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, वो एक बैंड से दूसरे बैंड में जंप नहीं कर सकता, उसकी मूवमेंट नहीं होगी। और जिस तरह नेक्स्ट देखें,
नेक्स्ट बैंड है वैलेंस बैंड। हमारे पास, आपको पता है, आपने पहले भी ऑलरेडी कुछ इंटर में पढ़े होते हैं कि फॉरबिडन एनर्जी बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, तो इन्हीं को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। अब वैलेंस बैंड क्या होता है? वैलेंस बैंड को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि हमारे जो, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पता होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियाई के सराउंडिंग पे शेल्स होते हैं, तो लास्ट शेल में या लास्ट एनर्जी लेवल में, लास्ट शेल में जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वो बैंड जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी द बैंड इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, उसे हम नाम क्या दे रहे होते हैं? उसे हम वैलेंस बैंड का नाम दे रहे होते हैं। तो ये बैंड याद रखें कि ये बैंड हमेशा, दिस बैंड मे बी आइदर कंप्लीटली फिल्ड और पार्शियली फील्ड, कि या तो ये कंप्लीटली फील्ड होगा या ये पार्शियली फील्ड होगा। एम्प्टी कभी भी ये नहीं हो सकता, वैलेंस बैंड कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता। इसलिए नेक्स्ट बैंड को देखें तो वो है कंडक्शन बैंड। अब कंडक्शन बैंड क्या है? कंडक्शन बैंड में हम ये कहते हैं कि ये वो बैंड होता है जिसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो वो वैलेंस बैंड है, लेकिन जिसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो वो हमारा कौन सा बैंड है? वो हमारा कंडक्शन बैंड है। अब कंडक्शन बैंड याद रखें, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली फील्ड नहीं हो सकता, या तो ये पार्शियली फील्ड होगा या ये एम्प्टी होगा। ये देखें, द बैंड इन विच कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पर आपको एक फिगर में दिखाया गया है कि ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। तो ये आपको एनर्जी बैंड डायग्राम एक शो करवा दी गई है कि वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है। और दोनों के बिटवीन में देखें ना, तो यहाँ पर ये गैप है, ये हमारा जो गैप है ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है। अच्छा, तो यहाँ बात कर रहे थे कंडक्शन बैंड की, तो कंडक्शन बैंड की सेकंड डेफिनेशन देखें तो हम ये कहते होते हैं कि वो बैंड होता है जो वैलेंस बैंड के ऊपर लाई कर रहा होता है। जो वैलेंस बैंड, यानी आपने लास्ट की फिगर में भी देखा, जरा फिगर में देखना कि वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड आ गया कि वैलेंस बैंड के अपर साइड पे, वैलेंस बैंड के ऊपर जो बैंड लाई कर रहा है वो हमारा क्या है? वो कंडक्शन बैंड है। तो हम इसी की बात कर रहे हैं कि कंडक्शन बैंड क्या है, कि वो बैंड जो कि वैलेंस बैंड के ऊपर, अबव द बैंड विच लाइज अबव द वैलेंस बैंड, उसे हम नाम क्या दे रहे हैं? कंडक्शन बैंड। तो मैंने आपको पहले भी बात की कि ये कंप्लीटली फील्ड नहीं हो सकता, या तो ये पार्शियली फील्ड होगा या ये एम्प्टी होगा। तो ये हमारा क्या होगा? कंडक्शन बैंड। अच्छा, अब एक और फील्ड बैंड भी होता है, मतलब बैंड जो होते हैं ना एक्चुअली, वो एक वैलेंस बैंड होता है। अगर हम सीक्वेंस से बात करें तो एक फील्ड बैंड होता है, एक वैलेंस बैंड। फील्ड बैंड पहले नीचे होगा, फील्ड बैंड के ऊपर वैलेंस बैंड होगा, वैलेंस बैंड के ऊपर फिर कंडक्शन बैंड होगा। और दो बैंड्स के बिटवीन फॉरबिडन एनर्जी बैंड या फॉरबिडन एनर्जी गैप एग्जिस्ट करेगा। तो फील्ड बैंड क्या होता है कि जो हमेशा, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली, जो वो बैंड जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फिल्ड होता है, जिसमें 24 आवर्स आप समझे कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? तो ये हमारा फील्ड बैंड होता है कि ये कभी एम्प्टी नहीं हो सकता। द बैंड विच इज कंप्लीटली फिल्ड एट एवरी टाइम और द बैंड विच लाइज बिलो द वैलेंस बैंड। मैंने आपको बात की कि वैलेंस बैंड के नीचे जो होगा वो फील्ड बैंड होगा, ये फील्ड बैंड के ऊपर वैलेंस बैंड, फिर वैलेंस बैंड के ऊपर कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड के नीचे जो बैंड होता है वो हमारा क्या कहलाता होता है? फील्ड बैंड कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये याद रखें कि ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप हमने डिस्कस किया ना, कि फॉरबिडन एनर्जी गैप से ही हमें पता चलता है, हम ये डिस्टिंग्विश करते हैं कि कौन सा मटेरियल कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है और कौन सा सेमीकंडक्टर है। तो वो सारी की सारी जितनी फॉरबिडन एनर्जी गैप की जो विड्थ होगी ना, उस विड्थ से हम ये यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि कौन सा मटेरियल वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। अच्छा, अब एक मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या तीनों बैंड्स के ऊपर डिपेंड करती हैं? हमने तीन बैंड्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं, फील्ड बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। तो नहीं, क्योंकि फील्ड बैंड तो 24 आवर्स, वो तो उसमें तो हर वक्त जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन से वो भरा हुआ होता है, फील्ड होता है, तो उसके ऊपर डिपेंडेंस नहीं है। बल्कि एक मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के ऊपर। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर्स को अब हम फिगर से बल्कि देखते हैं। सबसे पहले हमने अभी तक हमने जस्ट ये डिस्कस किया है। अभी तक हमने दो स्टेप किए हैं। पहला कि फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स, फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स क्या था? सेकंड स्टेप में अभी तक हमने देखा है कि नेक्स्ट स्टेप हमने देखा है कि बैंड्स होते कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ बैंड्स को। और थर्ड स्टेप जो है अब हम देखते हैं कि कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर जो है उनको हम किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक आपको फिगर में दिखाया गया है, देखें कि यहाँ पर ये फील्ड बैंड जो कम्प्लीटली फील्ड होता है, आगे उसके ऊपर क्या है? वैलेंस बैंड, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और वो फुली या पार्शियली फील्ड होता है। क्लियर? ये हमारा वैलेंस बैंड हो गया। एम्प्टी यानी ये नहीं हो सकता। कंडक्शन बैंड देखें तो वो बैंड जो कि वैलेंस बैंड के ऊपर लाई करता है, या जिसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कह रहे होते हैं। क्लियर? तो कंडक्शन बैंड एम्प्टी हो सकता है या पार्शियली फील्ड हो सकता है, कंप्लीटली फील्ड नहीं हो सकता। तो ये आपको एक स्केच सा हमने दिखा दिया जिनको अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है और सेमीकंडक्टर क्या है। तो कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें से हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास कर जाती है, उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डेफिनेशन डिस्कस की थी कि जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास कर जाए उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं, या जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो है वो लो हो और कंडक्टिविटी हाई हो उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं।
बट आज हम इसको एनर्जी बैंड थ्योरी की रिस्पेक्ट से हम इसको डिफाइन करेंगे कि कंडक्टर क्या है। तो कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं, माइंड में रखें, जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड किए गए होते हैं, यानी उनके बिटवीन कोई एनर्जी गैप नहीं आ रहा होता। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड किए गए होते हैं, उन्हें हम कंडक्टर मटेरियल कहते हैं, उनके बिटवीन कोई गैप नहीं होता। और याद रखें कि जब रूम टेम्परेचर होता है, दोनों बैंड्स जो होते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये दोनों बैंड जो होते हैं ये पार्शियली फिल्ड होते हैं। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि एट रूम टेम्परेचर बोथ बैंड्स आर पार्शियली फिल्ड। तो दोनों बैंड जो होती हैं पार्शियली फिल्ड होते हैं, तो चूंकि एनर्जी गैप होता ही नहीं है दोनों बैंड के बिटवीन, कोई ऐसा बैरियर है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इजीली एक बैंड से यानी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में क्या कर सकता है, वो जंप कर सकता है। और चूंकि वो इजीली जंप कर रहा है, वहां पर कोई उससे ऐसी हिंड्रेंस फेस नहीं करनी पड़ रही, तो इस वजह से हम कहते हैं कि कंडक्टर मटेरियल जो होता है इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ही लो होती है और करंट इजीली जो होता है कंडक्टर मटेरियल में से पास कर जाता है। अब नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे इंसुलेटर मटेरियल्स क्या हैं। इंसुलेटर मटेरियल्स हमने अगर जनरली हम डिस्कस करें तो वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास नहीं कर सकती, या हम कहते हैं जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है और कंडक्टिविटी लो होती है, तो ऐसे को इंसुलेटर कहते हैं। लेकिन एनर्जी बैंड थ्योरी की रिस्पेक्ट से अब देखते हैं कि इंसुलेटर क्या होते हैं। इंसुलेटर हमारे वो मटेरियल्स होते हैं, याद रखें, जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बिटवीन एक लार्ज एनर्जी गैप एग्जिस्ट करता है, लार्ज फॉरबिडन एनर्जी गैप एग्जिस्ट करता है, उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। और इंसुलेटर में क्या होता है कि वैलेंस बैंड से फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं जंप करके जा सकते कंडक्शन बैंड में, क्योंकि बीच में एक लार्ज एनर्जी गैप होता है और इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं होती जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो फॉरबिडन एनर्जी गैप को वहां से वो क्रॉस करके उस बैरियर को यानी क्रॉस करके वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर सकें। और कितना ऑलमोस्ट लार्ज एनर्जी गैप होता है, याद रखिए 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कंडक्टर के केस में 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इंसुलेटर के केस में 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एक लार्ज एनर्जी गैप है, तो वो हमारी मटेरियल इंसुलेटर मटेरियल कहलाते हैं। तो इंसुलेटर के केस में याद रखें वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है, लेकिन कंडक्शन बैंड जो होता है वो एम्प्टी होता है। इस वजह से यहाँ पर रेजिस्टेंस जो होती है, चूंकि फॉरबिडन एनर्जी गैप एक लार्ज फॉरबिडन एनर्जी गैप है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लार्ज होती है, जिसकी वजह से करंट इजीली पास नहीं कर सकता। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कर दिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या है। सेमीकंडक्टर, तो जिस तरह मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, सेमी मींस हाफ, कि एक इंटरमीडिएट स्टेट रखता है बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, तो उसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। लेकिन आज अगर एनर्जी बैंड थ्योरी की रिस्पेक्ट से देखें तो सेमीकंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं, सेमीकंडक्टर एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो कंडक्टर से तो ज्यादा है, क्योंकि कंडक्टर में तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कंडक्टर से ज्यादा है, लेकिन इंसुलेटर से कम है। इंसुलेटर में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जिनका एनर्जी गैप जो होता है वो कंडक्टर से ज्यादा हो लेकिन लेस देन इंसुलेटर हो, तो उनको हम नाम क्या देते होते हैं, सेमीकंडक्टर के। द मटेरियल हुज एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज लार्जर देन कंडक्टर बट स्मॉलर देन इंसुलेटर, वो हमारे क्या कहलाते हैं, तो वो हमारे सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। और यहाँ पर देख लें आप, सेमीकंडक्टर के केस में एनर्जी गैप की वैल्यू कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है। और इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है उसकी भी इंटरमीडिएट वैल्यू होती है बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो दो अच्छा जो बेस्ट सेमीकंडक्टर हैं वो माइंड में रखें, वो सिलिकॉन और जर्मेनियम बेस्ट सेमीकंडक्टर हैं। लेकिन मोस्टली जो ज्यादातर जो वाइडली यूज किया जाता है वो सिलिकॉन को वाइडली यूज करते हैं एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। लास्ट लेक्चर में मैंने इसकी रीजन भी बताई थी कि सिलिकॉन जो है ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है और इसकी एफिशिएंसी या इसकी जो परफॉर्मेंस होती है एज कम्पेयर टू जर्मेनियम वो ज्यादा होती है। तो ये मटेरियल हमारे कौन से कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कहलाते हैं। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम की अगर बात करें तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिलिकॉन जो होता है ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट होता है, क्लियर, नॉन मेटेलिक एलिमेंट होता है और ये एग्जिस्ट करता है अर्थ क्रस्ट के इनसाइड। अर्थ क्रस्ट के इनसाइड किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट्स, इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। और जर्मेनियम माइंड में रखिए, जर्मेनियम एक मेटेलिक एलिमेंट होता है। सिलिकॉन देख लें, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर जो है 14 होता है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। तो जर्मेनियम इसको साथ डिस्कस कर लें तो जर्मेनियम एक मेटेलिक एलिमेंट होता है और उसके जो एटॉमिक नंबर होता है उसका 32 होता है। तो उसके भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके पास भी 4 होते हैं। और ये दोनों सिलिकॉन और जर्मेनियम फोर्थ ग्रुप जो है पीरियोडिक टेबल का उससे बिलोंग करते हैं, इसकी इसलिए इनके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, वो 4 होते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स की फिगर्स विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी बैंड थ्योरी जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जरा देखें, तो सबसे पहले हम कंडक्टर को देखते हैं। अगर हम कंडक्टर को देखें, ये कंडक्टर को देखें, तो यहाँ पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप्ड किए गए हैं। यहाँ पर कोई एनर्जी गैप नहीं है। मैंने बताया कि यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जिस तरह यहाँ पर शो करवाया गया कि ओवरलैप बिटवीन द कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। अच्छा, उसके बाद हमने इंसुलेटर को डिस्कस किया जिसमें एक लार्ज एनर्जी गैप एग्जिस्ट करता है। ये देखें, लार्ज डिफरेंस इन एनर्जीज बिटवीन टू बैंड्स, यानी दो बैंड्स जितना वो गैप आ जाता है यहाँ पर।
तो यहाँ पर मैंने आपको बताया 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो रिपोर्टेड होता है, यानी इसमें इस तरह से बात की भी जाती है कि इंसुलेटर वो मटेरियल्स होते हैं जिनका एनर्जी गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर होता है, वो इंसुलेटर के केस में आते हैं 5, लेकिन कॉमनली जो ज़्यादातर रिपोर्टेड होता है वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। इस तरह सेमीकंडक्टर में के केस में देखें तो ये देखें, ये यहाँ पर एनर्जी गैप आ रहा है, लेकिन एनर्जी गैप कंडक्टर से ज़्यादा है, लेकिन इंसुलेटर में तो इतना है, इंसुलेटर से कम है। तो ये हमारे कौन से हैं, ये हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन या जर्मेनियम के केस इसमें हमने देखा। लेकिन यहाँ पर मैंने अभी भी आपको एक क्वेश्चन अभी भी उसका आंसर दे दिया पहले कि सिलिकॉन को क्यों वाइडली यूज़ किया जाता है सेमीकंडक्टर में। आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ होता है एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। उसकी रीज़न हमने पहले भी दे दी है कि दोनों सिलिकॉन जर्मेनियम जो है ये पीरियोडिक टेबल के 4th ग्रुप से जो कि बिलोंग करते हैं, तो उनके पास कितने होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन एक और बात भी जरा देख लें कि एनर्जी गैप सिलिकॉन का कितना है और जर्मेनियम का कितना है। एनर्जी गैप सिलिकॉन का जो होता है वो 1.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लेकिन जर्मेनियम के केस में देखें तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम का एनर्जी गैप जो होता है वो कम होता है। सो एट द सेम टेम्परेचर, अगर हम दोनों को सेम टेम्परेचर पे रखें सिलिकॉन और जर्मेनियम को, तो जर्मेनियम हैज़ मोर फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी गैप कम है। एनर्जी गैप कम है तो रेजिस्टेंस कम है, उसके फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और इसकी कंडक्टिविटी जो होती है ये हायर होती है सिलिकॉन से। लेकिन जो बेस्ट क्वालिटी है सिलिकॉन की, सिलिकॉन कैन टॉलरेट मच हायर टेम्परेचर, ये हायर टेम्परेचर को भी बियर कर सकता है देन जर्मेनियम, और इसकी एफिशिएंसी जो होती है सिलिकॉन की उससे ग्रेटर होती है। तो इसी वजह से सिलिकॉन को वाइडली यूज करते हैं